हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 8 सितंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी प्रमुख हेडलाइंस के साथ जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। ठोकर से मीन्स असफलता से है। जब तक आपको असफलता नहीं मिलेगी आप अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो अपनी असफलताओं से सीख नहीं लेते हैं और वो बार 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 असफलता देखते रहते हैं। जब तक आप अपनी कमज़ोर कड़ी को नहीं ढूंढेंगे, जिस चीज़ में आपको असफलता मिल रही है, क्या कारण है असफलता मिलने का, और जब तक आप उसको दूर नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। जितने भी सक्सेस या सफल व्यक्ति हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो जब तक आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, उसको दूर नहीं करेंगे, सफलता मुश्किल होती है। चलिए अब न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहला है हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में भारत की लंबी छलांग। स्वदेशी हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया है और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बनाने में अब मदद मिलेगी। दूसरा है एलएसी पर 4 दशक बाद चली गोली। बौखलाए चीन ने भारत पर फायरिंग और अतिक्रमण की कोशिश का आरोप मढ़ा और दोनों देशों में अब तनाव बढ़ गया है। तीसरी न्यूज़ है शिक्षा नीति सरकार की नहीं देश की है, ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाई है। भारत ने स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV का सफल परीक्षण किया है। इसके साथ ही भारत अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर DRDO को बधाई दी है। उन्होंने कहा, हमारे वैज्ञानिकों ने स्क्रैमजेट इंजन विकसित करने में सफलता हासिल की है। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से 6 गुना ज़्यादा होगी। आज बहुत कम देशों के पास ऐसी क्षमता विद्यमान है। नेक्स्ट न्यूज़ है LAC पर 4 दशक बाद चली गोली। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। चीनी सैनिकों की ओर से फिर घुसपैठ की कोशिश के चलते करीब 4 दशक बाद सोमवार की शाम पहली बार दोनों देशों में गोलीबारी की खबर आई है। हालांकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे को चेतावनी देने के लिए ही गोली चलाई है। घटना के बाद हालात नियंत्रण में है। भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर घटना की कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने सेना के हवाले से पूरी घटना का दोष भारत पर मढ़ा है। उसका कहना है कि भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। बहरहाल इस घटना में दोनों देशों के बीच तनाव और गहराने की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय सैनिकों ने चेतावनी दी, लेकिन रुकने के बजाय उन्होंने फायरिंग कर दी। इस पर भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी फायरिंग की है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगभग 4 दशक बाद पहली बार गोली चली है। भले ही गोली चेतावनी के लिए ही चली हो, लेकिन घटना दर्शाती है कि सीमा पर तनाव कितना बढ़ गया है। इस बीच ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सेना के प्रवक्ता के हवाले से दावा किया है कि भारतीय सैनिक LAC को पार कर पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर स्थित सेनपाओ पहाड़ी के इलाके में घुस रहे थे। अखबार ने यह भी कहा है कि चीनी सैनिकों ने जब उन्हें रोका तो भारतीय सैनिकों की तरफ से फायरिंग की गई। इसके बाद चीनी सैनिकों ने भी फायरिंग की है। नेक्स्ट न्यूज़ है शिक्षा नीति सरकार की नहीं बल्कि देश की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद अब पूरा जोर इसके अमल को लेकर है, यानी इसको लागू कराने को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इसे लागू करने का रोड मैप पेश किया। उन्होंने कहा कि विदेश नीति, रक्षा नीति की तरह ही शिक्षा नीति भी देश की होती है, किसी सरकार की नहीं। जिस प्रकार नीति को लचीलेपन के विजन के साथ लाया गया है, उसी तरह सभी को इसके अमल को लेकर भी ज़्यादा से ज़्यादा लचीलापन दिखाना होगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि यह नीति सिर्फ पढ़ाई लिखाई के तौर तरीकों में ही बदलाव के लिए नहीं है, वह 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को उच्च स्तर शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर आयोजित राज्यपालों और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी संबोधित किया है।
तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहला है कि पाकिस्तान के लिए चीन एकमात्र सहारा, और दूसरी न्यूज़ है ईरान को साधने में जुटा भारत। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। अमेरिका के साथ संबंधों में आई गिरावट के बाद पाकिस्तान के लिए अब चीन ही एकमात्र सहारा बच गया है, जो उसे आर्थिक के साथ सैन्य क्षेत्रों में मदद दे सकता है। खासतौर से कोविड-19 महामारी के बाद बने हालात से यह निश्चित सा हो गया है। यह बात पाकिस्तान की रक्षा मामलों की विशेषज्ञ और दक्षिण एशिया मामलों की जानकार आयशा सिद्दीकी ने द न्यूज़ इंटरनेशनल से एक इंटरव्यू में कहा है। सिद्दीकी ने कहा कि दुनिया के तेजी से बदलते समीकरण में जहां अमेरिका, भारत और सऊदी अरब एक पाले में आ गए हैं, वहीं पाकिस्तान अमेरिका से दूर जाकर चीन, रूस और ईरान के पाले में आ गया है। हाल के महीनों में अमेरिका से पाकिस्तान के संबंधों में भारी बदलाव आया है। अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते और पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन अब यह कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान को अमेरिका से आर्थिक सहायता मिलेगी। रक्षा विश्लेषक ने कहा कि पाकिस्तान की विदेश नीति पर जब बहस होती है, तब हम तालिबान के समर्थन और ओसामा बिन लादेन को शरण देने के मसले पर चुप हो जाते हैं। यही कारण है कि अमेरिका से पाकिस्तान के रिश्तों में गिरावट आती चली गई। हम अपनी क्षमता को प्रदर्शित नहीं कर पाए। दूसरी न्यूज़ है ईरान को साधने में जुटा भारत। चीन के साथ बिगड़े संबंधों के बीच भारत कतई नहीं चाहता कि ईरान के साथ रिश्ते इस मुकाम पर पहुंच जाएं कि उसके हितों को नुकसान पहुंचे। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अचानक हुई ईरान यात्रा के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी तेहरान भेजा जा रहा है। जयशंकर 10 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने मॉस्को जा रहे हैं और इस दौरान वह तेहरान भी रुकेंगे। जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ के बीच द्विपक्षीय मुलाकात संभव है। ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद तल्ख तेवर के बावजूद भारत ने ईरान के साथ रिश्तों को बनाए रखने का कदम उठाकर यह भी जताने की कोशिश की कि उसकी विदेश नीति किसी दूसरी तरह ताकत से प्रभावित नहीं होती। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है यहाँ पर होगा कोरोना से प्रभावित उद्योगों को राहत। केवी कामत समिति की रिपोर्ट पर रिजर्व बैंक ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग की घोषणा की है। दूसरी न्यूज़ है खर्च कटौती का कदम नहीं है वीआरएस, ये स्टेटमेंट दिया है एसबीआई ने। और नेक्स्ट न्यूज़ है आयात पर अंडर बिलिंग रोकना चुनौती। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कोरोना से प्रभावित उद्योगों को राहत। कोविड-19 से प्रभावित देश के प्रमुख औद्योगिक सेक्टरों की हजारों कंपनियों पर बकाये बैंकिंग कर्ज की वसूली को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना फ्रेमवर्क जारी कर दिया है। यह फ्रेमवर्क केवी कामत समिति की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को कामत समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के कुछ ही देर बाद उद्योग जगत को कर्ज अदायगी में राहत और कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग से जुड़े निर्देश भी जारी किए हैं। आरबीआई ने ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, पावर जैसे 26 औद्योगिक सेक्टरों के बकाये कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग का रास्ता साफ कर दिया है। समिति ने इन उद्योगों के लिए अलग अलग मानक तय किए हैं, जिनके आधार पर उनके लिए कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग की योजना तैयार करने की सिफारिश की गई है। इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। कामत समिति ने इन सेक्टरों के राहत देने के लिए बेहद तकनीकी फार्मूला तैयार किया है। इसमें कंपनियों की टोटल नेटवर्थ की तुलना में कुल बकाया कर्ज का अनुपात, कुल राजस्व के मुकाबले कुल ऋण डेथ सर्विस कवरेज रेशियो यानी कि मौजूदा कर्ज भुगतान की क्षमता और मौजूदा आय व ऋण भुगतान के अनुपात पर ध्यान रखा जाएगा। बैंकों में आरबीआई के इस निर्देश को लेकर कोई खासा उत्साह नहीं है। दैनिक जागरण ने कुछ बैंकों से बात भी की, जिनका कहना है कि ये बेहद तकनीकी है और इसे लागू करने में कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। मसलन ऑटो कंपोनेंट कंपनियों के लिए कहा गया है कि उन्हें कर्ज अदायगी में राहत दी जाएगी, जिनके कुल बकाया कर्ज के मुकाबले कुल राजस्व का अनुपात 4.50% के बराबर या इससे ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है
खर्च कटौती का कदम नहीं, वीआरएस। कर्मचारी के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी कि वीआरएस की खबर के बाद निशाने पर आए देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक ने सफाई दी है कि बैंक का कहना है कि वीआरएस का यह कदम खर्च कटौती के लिए नहीं है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि इस साल बैंक 14,000 नए लोगों को भर्ती करने की तैयारी में है। एसबीआई ने अपने 30,190 कर्मचारियों को वीआरएस का विकल्प देने की योजना बनाई है। बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि एसबीआई कर्मचारियों के हित में काम करता है। हम अपने परिचालन का विस्तार कर रहे हैं, हमें लोगों की ज़रूरत है। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि इस साल हम 14,000 से ज़्यादा भर्ती की योजना बना रहे हैं। बैंक ने कहा कि वीआरएस के जरिए ऐसे कर्मचारियों को विकल्प देने की कोशिश है जो आवाजाही की दिक्कत, स्वास्थ्य या अन्य पारिवारिक कारणों से पेशे में कुछ ज़्यादा बदलाव चाहते हैं। थर्ड न्यूज़ है, आयात पर अंडर बिलिंग रोकना चुनौती। सरकार ने 31 अक्टूबर तक सीमा शुल्क निष्पादन से जुड़ी प्रक्रियाओं को फेसलेस करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि ऐसा करने से पारदर्शिता बढ़ेगी, साथ ही अंडर बिलिंग के खेल पर लगाम लगाना भी संभव होगा। हालांकि जानकारों का मानना है कि चीन से आने वाली वस्तुओं की अंडर बिलिंग रोकना इतना आसान नहीं होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार चीन के साथ कस्टम डाटा शेयर करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन चीन इसके लिए राजी नहीं है। ऐसे में चीन के 100 रुपये के माल को भारत में 60 रुपये का बताकर लाने पर तभी रोक लगाई जा सकती है जब निर्यात घोषणा पत्र पेश करना अनिवार्य हो। कस्टम विशेषज्ञ एवं सीए मनीष गुप्ता ने बताया कि जैसे एक दूसरे देश के पासपोर्ट कार्यालय आपस में जुड़े हैं और किसी के पासपोर्ट पर शक पैदा होने पर उस देश से तुरंत उसकी जांच कर ली जाती है, वैसे ही भारतीय कस्टम ने चीन के साथ कस्टम डाटा शेयर करने की सिफारिश की थी, लेकिन चीन ने अपने कस्टम कार्यालय को लिंक करने से मना कर दिया। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल है हमारे लिए। पहला आर्टिकल है जीडीपी को संभालने का सही तरीका। सरकार को चाहिए कि अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए आयात कर में भारी वृद्धि करे और विदेशी पूंजी के पीछे भागने के स्थान पर देश की पूंजी को देश में ही निवेश के लिए प्रेरित करे। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ भरत झुंझुनवाला द्वारा। दूसरा आर्टिकल है नौकरशाही को सुधारने के लिए ठोस पहल। समस्या हमारे देश की नौकरशाही भी हमारी, लेकिन उन्हें पढ़ाया जाता है दूसरे देश के अनुभवों के बारे में। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, यह आर्टिकल लिखा है रेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे प्रेमपाल शर्मा द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है कूटनीतिक मोर्चे पर तेजी। रूस की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब कूटनीतिक मोर्चे पर तेजी दिखा रहे हैं। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं, जीडीपी को संभालने का सही तरीका। भारत सरकार द्वारा कुछ और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सही दिशा में उठाया गया एक और कदम है। इस कदम से देश में स्वाभिमान की भावना जागृत हुई है। इसका लाभ आने वाले समय में हमें अवश्य मिलेगा, लेकिन शायद चीन तब तक नहीं मानेगा जब तक हम उसके निर्यात पर शिकंजा नहीं कसेंगे। इस पृष्ठभूमि में हमें अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर विचार करना चाहिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2020 में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई है। इसके विपरीत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना है कि अप्रैल में 75%, मई में 60% और जून में 40% गिरावट रही, यानी इस तिमाही में गिरावट औसतन 58% रही है। इस अंतर का कारण यह है कि सरकार ने जीडीपी की गणना उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की है और इस समय मात्र उन्हीं बड़ी कंपनियों के आंकड़े उपलब्ध हैं जिनका कारोबार लॉकडाउन के समय भी सुचारू रूप से चलता रहा है। सरकार के अनुसार कृषि क्षेत्र में 3.4% की वृद्धि हुई है, लेकिन अरुण कुमार के अनुसार अप्रैल में मंडियों में आवक 50% रह गई थी, इसलिए तिमाही में इसका प्रभाव कम से कम 16% की गिरावट का होना चाहिए। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि भारत को अपने को विश्व अर्थव्यवस्था से और कारगर रूप से जुड़ना चाहिए, निर्यात को बढ़ावा चाहिए और विदेशी पूंजी को आकर्षित करना चाहिए। लेकिन यदि यही काम तो हम पिछले वर्षों में करते आ रहे हैं, इसके बावजूद हमारी जीडीपी लगातार गिर रही है। इसलिए हमें वैश्वीकरण से पीछे हटने पर विचार करना चाहिए।
इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए आयात कर में भारी वृद्धि करे, विदेशी पूंजी के पीछे भागने के स्थान पर देश की पूंजी को अपने ही देश में निवेश के लिए प्रेरित करे और निवेशकों को नौकरशाही की वसूली से राहत दे। यह सब करने पर जीडीपी अपने आप उठने लगेगी। चीन पर सीधे नकेल कसने की एक सीमा है। आज की आवश्यकता है कि सरकार उन देसी उद्यमियों पर नकेल कसे जो विदेश में निवेश कर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है नौकरशाही को सुधारने की ठोस पहल। हमारी नौकरशाही लाल फीताशाही, अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है। 1970 के दशक में जेके गालब्रेथ की टिप्पणियों से लेकर तमाम हालिया सर्वेक्षणों में भारतीय नौकरशाही के संबंध में यही सच उजागर होता रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे इस समस्या से उबारने के लिए मिशन कर्मयोगी शुरू करने का फैसला किया है। इसका मकसद पारदर्शिता, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के जरिए लोक सेवाओं की कार्यक्षमता में सुधार लाना है और उन्हें अपने नाम के अनुकूल सच्चे जनसेवक बनाना है। सवाल है कि यह होगा कैसे। पिछले दिनों राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती का खाका सामने आया है। वैसे तो संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि की परीक्षाओं में काफ़ी सावधानियां बरती जाती हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कर्मचारियों अधिकारियों की भर्ती के बाद मामला उतना ही उदासीन बन जाता है जितना इसका नतीजा यह होता है कि ईमानदारी के जज्बे से भरे युवा सेवा में आने के बाद अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के दलदल में गिरते चले जाते हैं। दर्जनों समितियां और प्रशासनिक आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने समय समय पर नौकरशाही में फैली अकर्मण्यता और निष्क्रियता को उजागर किया है, लेकिन उसकी खामियां बरकरार रही हैं। अपनी मृत्यु से पहले एक अमेरिकी पत्रकार में दिए गए साक्षात्कार में नेहरू ने भी स्वीकार किया था कि वह भारतीय नौकरशाही को नहीं सुधार पाए। आखिर भर्ती में इतनी कठिन प्रतियोगिता से गुजरने के बाद सरकारी कर्मचारी धीरे धीरे इतने सुस्त, अकर्मण्य और जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन क्यों हो जाते हैं। अफसर के प्रशिक्षण की सर्वोच्च संस्था लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मंसूरी हो या सिकंदराबाद, नागपुर, बड़ौदा की अकादमी या फिर दूसरे प्रशिक्षण संस्थान, ये सब अपने स्वरूप, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और उद्देश्य में धीरे धीरे जनता और शासन के प्रयोजनों से निरंतर दूर कैसे होते गए। गर्म जलवायु वाले भारत जैसे देश में अंग्रेजों की ओर से शुरू परंपराएं यथाबंद गले का कोट और टाई की अनिवार्यता क्यों। यह अफसोस की बात है कि प्रशिक्षण के दौरान हमारे लोक सेवक जिस केस स्टडी का अध्ययन करते हैं उसमें 90% से अधिक आयातित होती हैं, यानी समस्याएं हमारे देश की, नौकरशाही हमारे, और उन्हें पढ़ाया जाता है दूसरे देश के अनुभवों के बारे में। सवाल है कि हम प्रामाणिक और विश्वसनीय केस स्टडी भी सामने क्यों नहीं ला पा रहे हैं। हमारे प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान क्या कर रहे हैं। अभी कोरोना महामारी को देखते हुए तुरंत ही यह कदम उठाने की जरूरत है कि प्रशिक्षण संस्थानों में जो अधिकारी हैं उन्हें कार्यस्थलों पर भेजा जाए। कार्यस्थलों के अनुभव जल्दी और बेहतर सीखने का मौका देते हैं। तैरना तालाब में उतरकर सीखा जाता है, किताबों में नहीं। कुछ तकनीकी प्रशिक्षण को छोड़कर लोक सेवकों के प्रशिक्षण की अवधि भी कम की जानी चाहिए। दुनिया भर के तमाम निजी संस्थानों में कर्मचारी की पदोन्नति परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए उसकी कार्य क्षमता परखने के बाद होती है, जबकि भारत सरकार में यह कार्य एक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर हो जाता है, जो प्रक्रिया विश्वसनीयता खो चुकी है। निश्चित रूप से नौकरशाही के अंदर से मिशन कर्मयोगी का विरोध होगा और विपक्ष भी अपने मिजाज के अनुकूल आवाज उठाएगा, लेकिन यदि पारदर्शिता और आत्मनिर्भर भारत के नारे के तहत अपने ही संस्थानों के बूते इस मिशन पर काम किया जाए तो नौकरशाही को सुधारा जा सकता है। लास्ट आर्टिकल है हमारा, कूटनीतिक मोर्चे पर तेजी। रूस की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वापसी में अचानक ईरान जाना और तब विदेश मंत्री एस जयशंकर के रूप में से पहले तेहरान जाने की सूचना यही बता रही है कि भारत ईरान को चीन के पाले में न जाने के लिए कमर कस रहा है। ऐसा करना वक्त की जरूरत भी है। हालांकि ईरान और भारत के रिश्ते दोस्ताना ही रहे हैं, लेकिन अमेरिका के ईरान विरोधी रवैये के कारण इन रिश्तों पर असर पड़ा है। इसका पूरा लाभ चीन ने उठाया है। बीते कुछ समय से ईरान को उसी तरह अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है जैसे उसने पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठा रखा है। वह ईरान में सस्ती दरों पर तेल खरीदने के एवज में वहां $400 अरब निवेश
करने तो जा रहा है, उसे हथियारों से लैस करने की तैयारी भी कर रहा है। इसके अलावा ईरान से 25 साल के लिए रणनीतिक समझौते पर भी बात कर रहा है। ईरान में चीन का बढ़ता असर केवल भारत के लिए ही चिंता का विषय नहीं, यह सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका के लिए भी है। माना जाता है कि पश्चिमी एशिया में ईरान के असर को कम करने के लिए ही सऊदी अरब के बेहद करीबी देश संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल से दोस्ती की है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में 2 आर्टिकल न्यूज़ है हमारे लिए। पहला है नोवाक जोकोविच यूएस ओपन से बाहर और पूनम बनी वुशु विश्व चैंपियन। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। नोवाक जोकोविच को रविवार को यहां अपने चौथे दौर के मैच के दौरान लाइन जज के गले पर गलती से टेनिस गेंद मारने के कारण यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया, जिससे उनका 29 मैचों से चला आ रहा विजय अभियान थम गया। उनका 18वां ग्रैंड स्लैम जीतने का खिताब भी सपना टूट गया। आर्थर एस स्टेडियम में चल रहे मैच में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी और खिताब के प्रबल दावेदार जोकोविच उस समय स्पेनिश खिलाड़ी पाब्लो कारेनो बूस्टा से पहले सेट में 5-6 से पीछे चल रहे थे, जब उन्होंने गुस्से में बेस लाइन से अपने पीछे गेंद मारी। गेंद सीधे महिला लाइन जज की गर्दन पर लगी, जो उस समय घुटने मोड़कर खड़ी थी। इसके बाद जोकोविच भी उनके पास पहुंचे और उनका हालचाल पूछा। गेंद लगने के बाद उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई, लेकिन बाद में वह सहज महसूस करने लगी। इसके बाद नेट के करीब चेयर अंपायर ऑरली टूर्टे, टूर्नामेंट रेफरी सोरेन फ्रीमेल और ग्रैंड स्लैम पर्यवेक्षक आंद्रियास इगली के बीच 10 मिनट तक चली चर्चा के दौरान जोकोविच को माफी मांगते हुए देखा गया, लेकिन आखिरी में वह कोरोनो बूस्टा से हाथ मिलाकर चले गए। नेक्स्ट है चीन के संघाई में पिछले साल आयोजित 15वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली रोहतक की खिलाड़ी पूनम खत्री का आखिरकार सपना पूरा हो गया। ईरान की जिस खिलाड़ी से फाइनल में पूनम हारी थी, वह डोप टेस्ट में पॉजिटिव मिल गई है। ऐसे में रजत पदक हासिल करने वाली पूनम को स्वर्ण पदक मिल गया है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर विश्व चैंपियन बनने पर बधाई दी है। तो ये आज का यानी 8 सितंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।